हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन और वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हमें प्रदूषण यानी पॉल्यूशन की परिभाषा पता होनी चाहिए। प्रदूषण वायु, जल और मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल अभिलक्षणों यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स में होने वाले अवांछनीय यानी कि अनैच्छिक परिवर्तन है। तो जल, मृदा और भूमि यानी कि जल, भूमि और वायु के रासायनिक, भौतिक और जैविक लक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण कहलाते हैं। अथवा वायु, स्थल और जल यानी कि वायु, मृदा और जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक विशेषताओं में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन जो मनुष्य और अन्य जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं या जो मनुष्य और अन्य जीवधारियों को हानि पहुंचाते हैं, प्रदूषण कहलाता है। यानी कि सॉइल, वाटर और एयर के क्वालिटीज़ में, कैरेक्टरिस्टिक में होने वाले अनडिज़ायरेबल, अवांछनीय परिवर्तन जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं, प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, हम उन्हें प्रदूषक कहते हैं। यानी कि पर्यावरण में मिलने वाले बाह्य पदार्थ, वे बाह्य पदार्थ, सब्सटेंसेस अथवा ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो मानव, जीवधारियों व संसाधनों के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अवांछनीय प्रभाव यानी कि अनडिजायर्ड इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारक जो मनुष्य, जीवधारियों और मॉन्यूमेंट्स को यानी कि जो बिल्डिंग्स होती हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, प्रदूषक कहलाते हैं, पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। पर्यावरण में जो प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और इसकी सुरक्षा करने हेतु और हमारे पर्यावरण की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए या सुधारने के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षा या सुरक्षा अधिनियम 1986 में पारित किया, जिससे हमारा पर्यावरण सुरक्षित रह सके। अब वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूटेंट्स। तो एयर पॉल्यूशन जो है, पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की ये जो गैसेस होती हैं उनका एक जटिल प्राकृतिक तंत्र पाया जाता है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर किसी भी जीव के लिए अत्यंत आवश्यक होता है और इसमें मुख्यतः जो गैसेस होती हैं वो नाइट्रोजन 79% के आसपास, ऑक्सीजन 21% के आसपास, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% के आसपास और बाकी सब इनर्ट गैसेस पाई जाती हैं। तो ये वायुमंडल जो एटमॉस्फेयर होता है हमारे अंदर, हमारे चारों तरफ, वो सभी जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सभी जीव इसमें श्वसन करते हैं और अपनी जीवन को पूरा करते हैं। अगर वायुमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की जो मात्रा है उसमें जो परिवर्तन हो जाता है, अवांछनीय परिवर्तन होता है, उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। यानी कि वायु के रासायनिक, भौतिक और जैविक लक्षणों में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन को हम वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूशन कहते हैं। और जो कारक या जो तत्व वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जो गैसेस वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, हम उन्हें एयर पॉल्यूटेंट यानी कि वायु प्रदूषक कहते हैं। अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए वायु प्रदूषण के स्रोत कहाँ हैं। वायु प्रदूषण के मुख्यतः 5 सोर्स होते हैं। नंबर 1, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाली गैसें। जो विभिन्न प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ हैं, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की मशीनों से काम किया जाता है, विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग किया जाता है और वहाँ पर ईंधनों के जलने से, मशीनों के चलने से अनेक प्रकार की जहरीली गैसें, अनेक प्रकार के जहरीले
धुएं निकलते हैं जो वातावरण में पहुंचते हैं, एयर में पहुंचते हैं और वहां जाकर एयर की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, एयर में पॉल्यूशन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, ईंधन जो जलता है, अभी भी भारत के अनेक हिस्सों में गोबर से बने उपले, लकड़ी और अन्य ईंधन का प्रयोग करके खाने बनाया जाता है, खाने के बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। इनके जलने से भी CO2 युक्त और CO युक्त और अन्य गैसेज युक्त जहरीला धुआं वातावरण में मिलता है, एयर में मिलता है, जो एयर को पॉल्यूशन करता है। तीसरा जो सोर्स है वो ऑटोमोबाइल या स्वचालित वाहन जो है। जैसे जैसे समय आज़ादी के बाद देश में तरक्की हुई, वैसे वैसे अनेक प्रकार के स्वचालित वाहनों का जो प्रयोग है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो ऑटोमोबाइल्स हैं, स्वचालित वाहन हैं, उनके अंदर डीजल पेट्रोल का प्रयोग होने से, उनके जलने से जो धुआं निकलता है उसमें अनेक प्रकार की जहरीली, विषाक्त यानी कि टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जो एयर में पहुंचकर एयर की क्वालिटी को ख़राब करती हैं, एयर पोल्यूशन करती हैं। चौथा, कृषि रसायन जैसे पीड़कनाशी, उर्वरक आदि का प्रयोग करने पर जब खेतों में प्रयोग किया जाता है तो उनसे भी विभिन्न प्रकार की गैसेस निकलते हैं, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस निकलकर पोल्यूशन करते हैं। और पांचवा, ईंट की जो भट्टियाँ होती हैं, प्लस मार्बल की कटाई, घिसाई, सिलिका डस्ट और पत्थर की कटाई आदि से भी अनेक प्रकार के पार्टिकल्स निकलते हैं, अनेक प्रकार की तत्व निकलते हैं जो एयर में जाकर एयर को पॉल्यूट करते हैं, एयर का पॉल्यूशन करते हैं। अब वायु प्रदूषकों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषक बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, गैसीय वायु प्रदूषक यानी कि गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, और दूसरा कणिकामय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर। अब जो गैसीय वायु प्रदूषक है उसमें क्या आते हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेज आती हैं। इसके आते क्या है इसमें, विभिन्न गैसेज, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2, SO2 और अन्य, प्लस क्या आते हैं, वाष्पशील पदार्थ, वाष्पशील पदार्थ, पदार्थों की वाष्प, प्लस और वे यौगिक जिनका क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, प्लस 200 डिग्री सेल्सियस से कम क्वथनांक वाले पदार्थ, जिनका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। अर्थात गैसीय वायु पोल्यूटेंट्स में एक तो विभिन्न प्रकार के गैसेज CO2, CO आदि आती हैं, प्लस वाष्पशील पदार्थों की वाष्प, प्लस वे पदार्थ जो जिनका तापमान क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। इसके बाद जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं यानी कि जो कणिकामय पदार्थ हैं, जो कणिकामय पदार्थ होते क्या हैं, ठोस यानी कि सॉलिड और तरल यानी कि लिक्विड। तो ठोस और सॉलिड पदार्थों के सूक्ष्म कण कणिकामय पदार्थ कहलाते हैं, जो वायुमंडल में वायु में निलंबित रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। अर्थात तो कणिकामय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर क्या है, वायुमंडल में जो वायुमंडल की वायु है उसमें सस्पेंडेड यानी कि निलंबित ठोस और लिक्विड के सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर यानी कि कणिकामय पदार्थ कहलाते हैं। और सामान्यतः बड़े कणिकामय पदार्थों की तुलना में छोटे कणिकामय पदार्थ अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये सीधे ही फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं, लंग्स तक पहुंच जाते हैं और वहां जाकर ये फेफड़ों में नुकसान पहुंचाते हैं, फेफड़ों के अनेक रोगों का कारण बनते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, एरोसोल है, इसके एग्जाम्पल है एरोसोल, एरोसोल के अलावा जो इसके जो एग्जाम्पल है वो सूक्ष्म बूंदें होती हैं, कोहरा। इसके अलावा जो धूमिका है, धूम्र है यानी कि फ्लेम, फ्यूम्स। इसके अलावा धूल के कण, राख, धूल कण,
राख यानी कि ऐश, धुआं और कज्जल यानी कि शूट। विभिन्न पदार्थों के जलने के बाद स्मॉल साइज के काले काले सब्सटेंस निकलते हैं जिन्हें हम शूट कहते हैं। इन उदाहरणों के अलावा कणिकामय पदार्थों के जो अन्य उदाहरण हैं वो वायुमंडल में कुछ जैविक कण भी पाए जाते हैं जो पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। जैविक का मतलब जिनका ओरिजिन बायोलॉजिकल होता है, अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट होते हैं। ये जैविक कण मुख्यतः है जीवाणु, बीजाणु यानी कि स्पोर्स और परागकण यानी कि पोलन ग्रेन्स आदि होते हैं जो वायु में सस्पेंडेड रहते हैं, वायु में निलंबित रहते हैं। तो ये सब मिलकर कणिकामय पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं। अब वायु प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। जो वायु प्रदूषण है वो मुख्यतः जंतुओं में फेफड़ों और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन अंग के रोग उत्पन्न करता है, लेकिन इसके अलावा विभिन्न प्रकार के रोग भी जंतुओं में होते हैं और प्लांट्स में भी वायु प्रदूषण का विपरीत प्रभाव होता है। तो वायु प्रदूषण के जो कुछ प्रमुख हानिकारक प्रभाव हैं उनमें सबसे पहले जो वायु प्रदूषण होता है उससे जो फसलों की जो वृद्धि होती है यानी कि जो ग्रोथ होती है और जो उनका उत्पादन होता है, ईल्ड होती है, वो कम हो जाती है। तो यानी कि पहला जो प्रभाव है प्लांट्स पर वो उनकी फसल जो होती है, फसलों की वृद्धि कम हो जाती है और फसलों की वृद्धि के अलावा उनकी उत्पादकता यानी कि ईल्ड भी कम हो जाती है। दूसरा, वायु प्रदूषण से जो अनेक पौधे हैं वो अपरिपक्व अवस्था में ही मर जाते हैं, अर्थात प्रीमैच्योर मर जाते हैं, अपनी मृत्यु से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। जो उनकी नॉर्मल जीवन काल होता है, सामान्य जीवन काल से कम समय में ही वो मर जाते हैं। तीसरा, वायु प्रदूषण में जो धूल होते हैं, अम्लीय वर्षा बनती है और SO2 जो आदि होते हैं वो मार्बल और अन्य धातुओं से बनी जो कलाकृतियाँ होती हैं उनकी और इमारतों की जो सरफेस होती है, सतह होती है, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ताजमहल का रंग पीला पड़ता जा रहा है वो वायु प्रदूषण के कारण ही होता है, अर्थात ये जो विभिन्न प्रकार की जो कलाकृतियाँ होती हैं, इमारतें होती हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो मानव में नेत्र रोग उत्पन्न करता है, अर्थात नेत्र की समस्या उत्पन्न करता है। पांचवा, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होता है वो अत्यंत ही हानिकारक एयर पॉल्यूटेंट है। ये CO जो होता है वो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अधिक बंधुता रखता है, एफिनिटी रखता है। सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होती है वो CO की होती है, उससे कम CO2 की, और सबसे कम जो एफिनिटी होती है, बंधुता होती है, वो ऑक्सीजन की होती है। CO जब बॉडी में अंदर जाता है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ एक स्थायी यौगिक बनाता है, स्थायी स्टेबल कंपाउंड बनाता है, जबकि CO2 और ऑक्सीजन इरिवर्सिबल टाइप का कंपाउंड बनाते हैं, अर्थात वो पहले बनता है और फिर टूट जाता है, लेकिन ये एक स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। इससे क्या होता है, जो बॉडी की हीमोग्लोबिन है वो धीरे धीरे CO के साथ रिएक्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाती जाती है, जिससे बॉडी में हीमोग्लोबिन जो होता है ऑक्सीजन की सप्लाई करने में सक्षम नहीं रह पाता। सारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो CO के साथ बाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। इसके अलावा जो CO होता है वो श्वसन संबंधी समस्याओं के साथ साथ अनेक रोग उत्पन्न और करता है, जैसे अस्थमा, फेफड़ों से संबंधित रोग भी CO के कारण हो जाते हैं। सिक्स्थ, SO2 की जो उपस्थिति है, SO2 की उपस्थिति आँख यानी कि नेत्र और श्वसन तंत्र में जलन पैदा करते हैं, इरिटेबिलिटी होती है और उसमें जलन महसूस होती है। CO2 की अधिक मात्रा ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि हरित गृह प्रभाव उत्पन्न करती है, जिससे किसी भी जो ग्रह का जो तापमान होता है वो बढ़ता है। सामान्यतः CO2 पॉल्यूटेंट नहीं होती है, लेकिन CO2 की अधिक मात्रा प्रदूषण की तरह काम करती है, प्रदूषक की तरह काम करती है और उत्पन्न करती है पॉल्यूशन। तो जब किसी ग्रह पर CO2 या किसी भी गैस की एक लेयर बन जाती है तो जो सनरेज जब नीचे आती हैं तो नीचे आने के बाद जब वो पृथ्वी से टकराती हैं तो उनसे जो हीट उत्पन्न होती है वो वापस वायुमंडल में ऊपर चली जाती है। लेकिन जब CO2 या किसी भी गैस की जो लेयर बन जाती है ऊपर, जब उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो जो रेज
सनरेज जब नीचे आती हैं, जब वो पृथ्वी से टकराने के बाद जो हीट उत्पन्न होती है, तो हीट उत्पन्न होने के बाद जो उस लेयर के कारण वो हीट वापस नहीं जा पाती और वो उस लेयर के कारण ही उस नीचे ही बनी रहती है, जिससे उस जो ग्रह का मीन टेम्परेचर होता है, औसत तापमान होता है, वो बढ़ता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। और ग्रीन हाउस की तरह ये किसी भी जगह का टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। और जो किसी भी ग्रह का जो औसत तापमान यानी कि मीन टेम्परेचर का बढ़ना होता है, इसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कि जो बिना जले हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो फेफड़ों में कैंसर करते हैं, लंग्स का कैंसर करते हैं। SO2 और NO2 अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। CO2 और SO2 और NO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 और HNO3 बनाते हैं और दोनों मिलकर अम्लीय वर्षा बनाते हैं, जो सूखे यानी कि ड्राई डिपोजिशन में भी आ सकता है और वाटर के साथ भी नीचे आ सकता है। और वो आकर जो सॉइल होती है उसकी pH को घटाते हैं, pH को डिस्टर्ब करते हैं, जिससे फसलों के उत्पादन भी घटता है। इसके अलावा स्मोक और फॉग मिलकर स्मोक बनाते हैं, जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है और अन्य जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। वायुमंडल में उपस्थित अनेक कण जैसे कैडमियम है, क्रोमियम है, Mn, निकिल, कार्बन, एल्यूमिनियम आदि जो होते हैं वो मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। और एस्बेस्टॉस फेफड़ों के कैंसर के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस प्रकार से जो वायु प्रदूषक होते हैं वो मनुष्य, प्राणियों और पादपों पे अनेक रोग उत्पन्न करते हैं, अनेक समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब हम वायु प्रदूषण पर नियंत्रण यानी कि वायु प्रदूषण का नियंत्रण यानी कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के अनेक उपाय हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उपाय निम्न हैं। नंबर 1 अरेस्टर्स एंड नंबर 2 स्क्रबर्स यानी कि मॉर्जक। अरेस्टर्स का प्रयोग दूषित वायु से यानी कि जो प्रदूषित वायु है उससे कणिका में पदार्थ यानी कि पार्टिकुलेट मैटर को पृथक करने में किया जाता है। जबकि मॉर्जक यानी कि जो स्क्रबर्स होते हैं इनका प्रयोग दूषित वायु यानी कि प्रदूषित वायु से धूल तथा गैसेस दोनों के कणों को पृथक करने में किया जाता है। अरेस्टर्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अवक्षेपित्र यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और साइक्लोन धूल संग्राहक यानी कि साइक्लोनिक सेपरेटर्स। वैद्युत अवक्षेपित्र यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, ये कणिका में पदार्थों को बाहर निकालने की यानी कि रिमूव करने की सबसे प्रभावी यानी कि एफिशिएंट विधि है और ये सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावी भी है और सबसे ज़्यादा प्रयुक्त भी यही होती है। और इस विधि में जो धूल के कण होते हैं उनको वैद्युत आवेशित किया जाता है, वैद्युत उनकी चार्जिंग की जाती है और एक विपरीत चार्ज, एक विपरीत आवेश के प्लेटफॉर्म पर इनको पृथक कर लिया जाता है, उनको एकत्र कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। इसमें एक इलेक्ट्रोड तार होता है जिससे हजारों वोल्ट का विद्युत दी जाती है, करंट दिया जाता है, उसमें धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एक कोरोना उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से सट जाते हैं, तो जब ये धूल के कण इनके पास पहुंचते तो इलेक्ट्रॉन इससे चिपक जाते हैं, सट जाते हैं और इससे धूल के कण भी ऋणावेशित हो जाते हैं। ऋणावेशित होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन जो धूल के कणों से सट जाते हैं तो वो भी ऋणावेशित हो जाते हैं। अब जो संचायक पट्टियां होती हैं उसमें या इलेक्ट्रोड जो होते हैं नीचे की ओर आ जाते हैं और जो पट्टियां होती हैं उसमें से ये पट्टियां होती हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, यहाँ से दूषित वायु, अस्वच्छ वायु बाहर से अंदर डाली जाती है। यहाँ पर कोरोना उत्पन्न होता है और यहाँ पर जो धूल के पार्टिकल्स थे उनके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़कर ये नेगेटिवली चार्ज बन जाता है। जब ये यहाँ से गुजारे जाते हैं, ये जो धूल के कण हैं,
तो बहुत धीमे से इनको यहाँ से गुजारा जाता है, इनका वेग कम होता है। और जब ये संचायक पट्टियाँ जो होती है या जो इलेक्ट्रोड्स होता है, जब इनके बीच में से ये गुजरते हैं धूल के कण, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसके कारण ये इनको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो इनकी तरफ चले जाते हैं, लेकिन जो धूल के पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, जिससे धूल के कण जब नीचे गिर जाते हैं तो वो जो यहाँ से वायु निकलेगी अब वो स्वच्छ वायु होगी, अर्थात उसमें से धूल के कण निकल चुके होंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक जो होता है इलेक्ट्रोड तार होता है, जिसमें हजारों वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे एक कोरोना उत्पन्न होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन धूल के कणों से सट जाते हैं, चिपक जाते हैं और वो भी ऋणावेशित हो जाते हैं। जो संचयक पट्टी यानी कि इलेक्ट्रोड होता है, उसके बीच से धूल के कणों को गुजारा जाता है, एयर को गुजारा जाता है। जब गुजरने के बाद ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और इसको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। चूँकि वेग यहाँ पर धीमा होता है, इसलिए धूल के पार्टिकल नीचे गिर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। और जब बाहर एयर निकलती है, क्योंकि धूल के कण इसमें नीचे गिर चुके होते हैं, तो इसलिए वायु जो होती है वो शुद्ध निकलती है। दूसरे जो साइक्लोनिक सेपरेटर्स होते हैं, इनका प्रयोग जो होते हैं औद्योगिक अपशिष्ट, जो उद्योग से निकलने वाले वेस्ट होते हैं, उसमें जो कम आर्द्रता वाले यानी कि जो जिनमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, कम आर्द्र बड़े कणिका में पदार्थों को पृथक करने में होता है। और ये अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें जो अशुद्ध वायु होती है यानी कि जो गैस मिश्रित कणिका में पदार्थ होते हैं, उनको एक गोलाकार कुंडल यानी कि चक्र में घुमाया जाता है। चक्र में घुमाने के बाद जो कणिका में पदार्थ होते हैं वो अपकेंद्रित हो जाते हैं और अपकेंद्रित होने के बाद बाहर की तरफ गिर जाते हैं, जिससे जब एयर दूसरी तरफ से निकलती है तो वो शुद्ध होती है। मोर्जक यानी कि जो संग्राहक होते हैं, उनका प्रयोग दूषित वायु में धूल तथा गैसेस दोनों के कणों को पृथक करने में किया जाता है। मोर्जक में जो प्रदूषित वायु होती है उस पर जल अथवा पानी की फुहार छोड़ी जाती है, अर्थात उस जो मोर्जक होते हैं इनमें जल अथवा चूने का जो पानी होता है यानी कि लाइम होता है, उसकी फुहार होती है। तो ये गैस जो होती है, वायु जो होती है, वो उसमें से गुजरती है। जल गैसेस को डिज़ोल्व कर लेता है, जो जल में गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं। और जो लाइम होता है यानी कि जो चूना होता है, वो SO2 से रिएक्ट करता है और जिससे कणिका में पदार्थों के साथ SO2 कैल्शियम सल्फेट और सल्फाइड के एक अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाते हैं, अर्थात कणिका में पदार्थ और SO2 अवक्षेपित होकर अलग हो जाते हैं। और इसमें अमोनिया को भी पृथक किया जा सकता है। अब इसके साथ हमें एक चीज और पढ़नी है, उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक। उत्प्रेरक परिवर्तक जो होते हैं वो कहलाते हैं, उत्प्रेरक का मतलब है कैटालाइटिक कन्वर्टर्स, इनको बोलते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर्स। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स होते हैं, तो जो महानगरों में, बड़े बड़े शहरों में स्वचालित वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उनमें निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। अतः आजकल वाहनों में की जो निर्वात गैस होती है, उनमें से प्रदूषकों की मात्रा को कम करने के लिए या उनको कम करने के उद्देश्य से कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का प्रयोग आजकल वाहनों में किया जाने लगा है। एक उत्प्रेरक परिवर्तक स्वचालित वाहनों से निकलने वाले जो धुआं होता है, उसमें उपस्थित विषाक्त यानी कि टॉक्सिक रसायनों को कम टॉक्सिक रसायनों में परिवर्तित कर देता है, अर्थात धुआं में उपस्थित जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको लेस टॉक्सिक में कन्वर्ट कर देता है। उत्प्रेरक परिवर्तकों में कीमती धातु जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम आदि प्रयुक्त होती है। और जब इंजन से ईंधन के जलने के बाद जो धुआं निकलता है, तो वो जब उत्प्रेरक परिवर्तकों के संपर्क में आता है, उससे गुजरता है, तो उस समय वहाँ पर दो मेन चेंजेस होते हैं, यानी कि जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन यानी कि बिना जले हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं, जो उसमें धुएं में प्रेजेंट थे वो कन्वर्ट हो जाते हैं CO2
प्लस H2O में, कार्बन डाइऑक्साइड में और जल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कम हानिकारक हैं इन अनबर्न हाइड्रोकार्बन की तुलना में। और दूसरा जो CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्रमशः CO2 में, तो ये तो CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो N2 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये N2 और ये CO2, इस CO2 इससे कम टॉक्सिक है और N2 इससे कम टॉक्सिक होती है। इससे क्या होता है कि जो अब धुआं निकल रहा है इस कैटालाइटिक कन्वर्टर से गुजरने के बाद, तो वो अब कम हार्मफुल हो जाता है, इससे वायु प्रदूषण कम हो जाता है। जो कैटालाइटिक कन्वर्टर्स हैं, जिन वाहनों में कैटालाइटिक कन्वर्टर्स लगा हुआ होता है, उसमें शीशा रहित यानी कि अनलेडेड पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाता है, अगर वो डीजल की है, वरना तो अनलेडेड पेट्रोल यूज़ किया जाता है। और अनलेडेड पेट्रोल क्यों होता है? क्योंकि जो लेड होता है, शीशा होता है, वो उत्प्रेरक को अक्रिय बना देता है, अक्रिय कर देता है, अर्थात उसको इनएक्टिव कर देता है। दूसरा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है, उसके अनुसार जो 2.5 MU यानी कि माइक्रोमीटर, तो या उससे कम व्यास वाले जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, यानी कि कणिकामय पदार्थ जो होते हैं, वो मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं, इसके कारण ये सांस के साथ अंदर चले जाते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उस समय ये पार्टिकुलेट मैटर अंदर चले जाते हैं और हमारे फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, और इससे ये वहाँ जाकर अनेक श्वसन यानी कि रेस्पिरेटरी संलक्षण यानी कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं, जैसे उत्तेजना, इरिटेशन, शोथ यानी कि इन्फ्लेमेशन, फेफड़ों की क्षति यानी कि डैमेज टू द लंग्स, और अकाल मृत्यु यानी कि प्री मैच्योर डेथ हो सकती है। इसीलिए ये जो छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, ये बड़े पार्टिकुलेट मैटर से भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।